So hello and welcome everyone. In this video, we'll try to understand what is the concept of registration under GST, what is the location of registration, what is the meaning of aggregate turnover, distinct person, what is the procedure of registration, what is effective date of registration, what is physical verification and post registration requirements. So let's begin. कंसेप्ट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन अ पर्सन कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स नॉर अवेल द आईटीसी ऑन द टैक्सेस पेड। यानी कि रजिस्ट्रेशन के बिना ना तो कोई पर्सन टैक्स को कलेक्ट कर सकता है और ना ही आईटीसी को ले सकता है इनपुट्स के ऊपर। However, as per Section 9 of the CGST Act, liability to pay GST rises on taxable supplies made by a taxable person. तो सेक्शन 9 के अंदर जो चार्जिंग सेक्शन है वो ये कहता है कि जीएसटी आपको तब पे करना है जब आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं और वो एक टैक्सेबल पर्सन यहाँ पर कर रहा है। तो टैक्सेबल पर्सन हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 107 डिफाइन करता है। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। Thus, even if the person is not registered, the obligation to discharge tax liability continues and cannot be avoided. यानी कि टैक्सेबल पर्सन के अंदर जो पर्सन रजिस्टर्ड हैं और जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं वो दोनों ही कवर्ड होते हैं। तो इसलिए अगर एक पर्सन रजिस्टर्ड ना भी हो तो भी उसके ऊपर जीएसटी के टैक्स को डिस्चार्ज करने की जो ऑब्लिगेशन है वो यहाँ पर आ जाती है। तो अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी उसे जीएसटी यहाँ पर देना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो पैन बेस्ड होता है और स्टेट स्पेसिफिक होता है। जीएसटी कोई भी टैक्स स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, सेस, इन सब के लिए एक ही जीएसटी नंबर होता है। वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूटी, यानी कि एक स्टेट के अंदर और यूटी के अंदर आपके जनरली एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा। However, businesses having separate place of business in a state may obtain separate registration for each of place of business। यानी कि अगर एक बिजनेस जो है वो एक स्टेट के अंदर है तो उसके अंदर उसके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उनके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर वो एक अलग स्टेट में है तो यहाँ पर उसको स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब लोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इन द जीएसटी इज ओरिजिन बेस्ड इन लाइन सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डिफाइंस प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होती है हमारी, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 डिफाइन करता है। अ प्लेस ऑफ from where the business is ordinarily carried on and includes warehouse, godown or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both। यानी कि जहां से वो बिजनेस ऑर्डिनरली कैरी आउट कर रहा है या फिर उसका वेयर हाउस, गोडाउन और एनी अदर प्लेस जहां पर वो अपने गुड्स को स्टोर करता है वो भी यहाँ पर कवर है। प्लेस वेयर द टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अपने बुक्स मेंटेन कर रहा है वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। और प्लेस वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, यहाँ पर उसका एजेंट उसके बिहाफ पे काम कर रहा है तो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर है। तो यहाँ पर बिजनेसेस को अपना प्लेस ऑफ बिजनेस डिटरमाइन करना जरूरी है ताकि वो सेक्शन 22 25 जो हम लेटर ऑन इस वीडियो में आगे देखेंगे उसको उन कंडीशंस को पूरा करने के लिए पहले हमें लोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना पता होना चाहिए। अब काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो डिपेंड करती है आपकी एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है एग्रीगेट टर्नओवर को। वो कहता है एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू आरसीएम, यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज आएंगी लेकिन इनवर्ड सप्लाईज जिनके ऊपर हमने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है वो नहीं आएंगी। exempt supplies, export of goods or services or both, interstate supplies of persons having same PAN computed on an all India basis। यानी कि ये सारी सप्लाईज जो भी हैं हमारी ये सारी कवर्ड होंगी, बट इट एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ टैक्सेस लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज जितनी भी हैं, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन, ये सारी आएंगी और इसके अंदर से हम टैक्स को, जीएसटी को हटा देंगे तो वो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पर बनेगी। और एग्रीगेट टर्नओवर हमारी पैन इंडिया बेसिस पर दिखी जाएगी, यानी कि सारे जीएसटी नंबर्स का जो एग्रीगेट होगा उसकी टर्नओवर को यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पर माना जाएगा। अब टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज कवर्ड है तो वो क्या कहती हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 टैक्सेबल सप्लाईज मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर द एक्ट, यानी कि जिसके ऊपर एक्ट के, जीएसटी एक्ट के अंदर टैक्स लगता है। अब
activities or transaction undertaken shall be considered as taxable supplies only when such activities or transaction qualify as supply in terms of section 7। जैसा कि हमने सेक्शन 7 वाली वीडियो में हमने देखा था, तो सेक्शन 7 के अंदर जो भी सप्लाईज हैं वो सारी यहाँ पर कवर्ड होंगी, जो कि चार्जेबल टू टैक्स है अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 उनके ऊपर यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन यहाँ पर टैक्स लगाता है। लेकिन टैक्सेबल सप्लाईज डू नॉट इंक्लूड एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन दैट आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर जो स्पेसिफाइड है ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है तो टैक्सेबल सप्लाईज वो यहाँ पर नहीं मानी जाती है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम सप्लाईज क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 कहता है कि एग्जाम सप्लाईज मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स और व्हिच मे बी होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। यानी कि निल रेटेड सप्लाईज जो है और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज दोनों ही एग्जाम सप्लाईज यहाँ पर है। जैसे कि एग्जाम सप्लाईज की के लिए आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब यहाँ पर एग्जाम सप्लाईज की डेफिनेशन में आती हैं। अब एग्जाम सप्लाईज को यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है, तो इससे क्या होता है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि डीलर, जैसे कि एक डीलर है जो कि होली एग्जाम गुड्स के अंदर यहाँ पर डील कर रहा है, तो उसकी कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है, वो होली एग्जाम गुड्स ही डील कर रहा है। जैसे फ्रूट वेजिटेबल वो यहाँ पर बेच रहा है, लेकिन फिर भी उसकी एग्जाम सप्लाईज को एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर माना जाएगा और थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए उसको कंसीडर किया जाएगा। इट इज ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 23 which exempts person exclusively engaged in exempt supplies from the requirement of registration। हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में कि सेक्शन 23 जो है उसी की वजह से यहाँ पर इस पर्सन को, जो डीलर है, उसको एग्जाम्पशन मिलती है कि वो रजिस्ट्रेशन ना करवाए, लेकिन अदरवाइज हमें एग्जाम सप्लाईज को भी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर यहाँ पर जोड़ना होता है। Nil rated supplies क्या है? Nil rated supplies attract a GST at the rate of 0% as specified in the GST rate schedule. For example, fresh milk, grain, salt, तो ये nil rated supplies है जिनके ऊपर 0% का रेट यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, और इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेश मिल्क, ग्रेन, सॉल्ट, ये सब आते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, जैसे कि अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, क्रूड, डीजल, तो ये सब यहाँ पर जीएसटी के परव्यू से बाहर है, इनको भी हम एग्जाम सप्लाईज के अंदर इंक्लूड करते हैं। जीरो रेटेड सप्लाईज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं निल रेटेड सप्लाईज से, जो कि अट्रैक्ट करती हैं, कोई भी जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन अलाउ करती हैं क्लेम ऑफ आईटीसी और रिफंड। जैसा कि हमें पता है कि हम एक्सपोर्ट या फिर एसईजेड के केस में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसका रिफंड ले सकते हैं, तो जीरो रेटेड सप्लाईज इनको माना जाता है। वो निल रेटेड से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि निल रेटेड के अंदर हमें रिफंड नहीं मिलता, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाईज के अंदर हमें यहाँ पर रिफंड मिलता है। इंटरस्टेट सप्लाईज टू पर्सन्स हैविंग द सेम पैन, ये भी यहाँ पर कवर्ड है। दिस कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बोथ टू पर्सन लोकेटेड इन अदर स्टेट और यूटी बट आर under the same legal entity. These are taxable supplies under GST and liable to tax even the supplies are made without consideration as per Schedule 1। हमने Schedule 1 में देखा था कि इंटरस्टेट सप्लाईज हो रही हैं, पर्सन हैविंग द सेम पैन, सेम एंटिटी है, उसकी दूसरी जो दूसरा उसका वेंचर है उसके अंदर वो ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन ही हो, लेकिन यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाईज टू द पर्सन हैविंग सेम पैन इसको माना जाएगा, और यहाँ पर इसको भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, चाहे ये कंसिडरेशन पे नहीं भी हो रही है। अब समझते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट क्या है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि डिस्टिंक्ट पर्सन बेसिकली यही होता है, हमारा सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 डिफाइन करता है कि a person who has obtained or is required to obtain more than one GST registration whether within a single state or UT or in multiple state or UT is treated as separate taxable entity for each registration। यानी कि एक पर्सन जो कि मल्टीपल स्टेट्स में यूटीज में रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो उसको सेपरेट यहाँ पर डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी माना जाएगा। Consequently, any supply of goods or services between these registrations, even when belonging to same legal entity, is regarded as supply between distinct person and subject to GST। तो इनके ऊपर जो ये स्टॉक ट्रांसफर बेसिकली हो रहे हैं तो इनके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये शेड्यूल 1 के अंदर कवर होती हैं, और यहाँ पर हमारे पास कंसिडरेशन ना भी हो तब भी इन्हें माना जाएगा। तो यानी कि स्टॉक ट्रांसफर अगर हम कर रहे हैं बिटवीन अपनी ही एंटिटी के साथ, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, और यहाँ पर इसको भी टैक्सेबल सप्लाई के अंदर लिया जाएगा।
अब सेक्शन 22 हमारा कहता है पर्सन्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन है। Every supplier shall be liable to be registered under the Act in the state or UT other than special category state from where he makes taxable supply of goods or services or both, if his aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 20 lakhs। तो यानी कि जिस स्टेट से या यूटी से एक्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट वो एग्रीगेट वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द person makes taxable supply of goods or services or both from special category state, he shall be liable to be registered if the aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh। यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में गवर्नमेंट ने 10 lakhs की लिमिट यहाँ पर प्रिस्क्राइब करी है। सेकेंड प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट गवर्नमेंट मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एनहांस द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इन द फर्स्ट प्रोवाइजो फ्रॉम 10 लाख टू 20 lakhs। यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में गवर्नमेंट 10 लाख से 20 लाख की लिमिट भी कर सकती है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं। आर्टिकल 279 ए सब सेक्शन 4 सब क्लॉज डी of the constitution says that special category states include states of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यानी कि ये स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर। अब हम एक टेबल से समझते हैं सिंपली कि थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी स्टेट वाइज क्या बनती है। अगर हमारा स्टेट हम मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के अंदर है तो अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज यानी कि हम गुड्स भी बेच रहे हैं सर्विसेज दे रहे हैं या फिर दोनों दे रहे हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर सिंपली 10 लाख रुपीज यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना इन स्टेट्स के अंदर अगर हम गुड्स एंड और सर्विसेज वही दे रहे हैं तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पर 20 lakhs है। बाकी स्टेट्स के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स, यहाँ पर हमारा हरियाणा, यूपी ये भी कवर्ड है। तो इन स्टेट्स के अंदर यहाँ पर दो लिमिट्स हैं। अगर सर्विसेज और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज हम दे रहे हैं यानी कि हम सर्विस दे रहे हैं गुड्स के साथ सर्विस दे रहे हैं, दोनों केस के अंदर हमारी 20 लाख की लिमिट है। और अगर हम सिर्फ गुड्स दे रहे हैं ओनली गुड्स कोई सर्विस नहीं दे रहे तो यहाँ पर 40 लाख की लिमिट है। As per explanation to third proviso to section 22 subsection 1, supplier shall be treated as engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in the exempt supply of services provided by way of extending deposits, loan or advances so far as the consideration is represented by the way of interest or discount। यानी कि अगर एक पर्सन लोन और एडवांस दे रहा है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट कमा रहा है तब भी उसको सप्लाई ऑफ एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर ही यहाँ पर माना जाएगा। सेक्शन 23 पढ़ते हैं कि पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, कौन से पर्सन्स हैं जो कि लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। पर्सन्स एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी कि जो भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हैं सिर्फ या फिर नॉट लाइबल टू टैक्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी कोई सप्लाईज हम करते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हमने ऊपर देखी थी तो वो पर्सन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। एग्रीकल्चरलिस्ट लिमिटेड टू द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं जो कि सिर्फ अपनी लैंड की कल्टीवेशन को सप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर कवर्ड नहीं होंगे, उनको रजिस्ट्रेशन लाइबल नहीं है। पर्सन्स मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज एक्सेप्ट सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप। यानी कि कोई पर्सन है जो सिर्फ आरसीएम के आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है मेटल स्क्रैप डीलर्स के अलावा तो उनको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू ₹20 lakhs। इंटरस्टेट सप्लाई हम कर रहे हैं टैक्सेबल सर्विस की 20 लाख रुपए तक तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स अप टू 20 lakhs। अगर हम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का या फिर नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स हैं तो 20 लाख तक की वैल्यू तक यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स यानी कि सेम हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी कवर्ड होंगे। पर्सन्स मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ईसीओ वेयर द एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट एंड नॉट मेकिंग सप्लाई इन मोर देन वन स्टेट और यूटी विद वन एनरोलमेंट नंबर। यानी कि अगर कोई पर्सन है जो कि एक स्टेट के अंदर ही ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करती है तो यहाँ पर उसको जरूरत नहीं है
person making supplies of services through an ECO other than supplies specified under section 9 subsection 5 with aggregate turnover up to rupees 20 lakhs. यानी कि अगर एक पर्सन जो है सर्विस सप्लाई कर रहा है ईसीओ के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन सप्लाईज रेफर टू इन 959 सबसेक्शन 5 के अंदर जो सप्लाईज मेंशन है उनके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं ईसीओ को और हमारी टर्नओवर 20 लाख तक है तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और ये लिमिट जो है 10 लाख हो जाएगी जैसे कि हमने पहले भी देखा था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। अब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 कवर करता है कि इन पर्सन्स को तो कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट स्टार्ट्स विद अ नॉन obstant clause overriding section 22 subsection 1 and making it mandatory for the persons to obtain registration if they enter into the following transaction. Persons making any interstate taxable supply यानी कि अगर आप एक स्टेट से बाहर सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Casual taxable person who does not have any fixed place of business in the state or UT from where he wants to make the supply. Casual taxable person होते हैं जैसे कि कोई ट्रेड फेयर के अंदर किसी स्टेट के अंदर जाकर अपना बिजनेस करते हैं तो उनको यहाँ पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिनका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो उन्हें वहाँ पर लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। पर्सन हु आर रिसीविंग सप्लाईज ऑन टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस यानी कि इनवर्ट सप्लाईज हमें आ रही है रिवर्स चार्ज पर तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। Those e-commerce operator who are notified as liable for tax payment under section 9 subsection 5 ये 9 subsection 5 के जो ECOs होते हैं हमारे जिनको फर्दर यहाँ पर टैक्स पे करना होता है आगे ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर तो वो वाले जो ECOs हैं जैसे कि हमारे स्विगी जोमेटो वगैरह यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर कंपल्सरी लेना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु डज नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया यानी कि कोई भी बाहर का बंदा है इंडिया के बाहर का वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है उसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में तो उसको वो अगर इंडिया में सर्विसेज दे रहा है या गुड्स दे रहा है तो उसको लेना पड़ेगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51 तो यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 51 के अंदर जो गवर्नमेंट एंटिटीज आती हैं या फिर जो हमारे मेटल स्क्रैप के जो डीलर आते हैं जिनको टीडीएस काटना होता है तो उनको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। पर्सन हु सप्लाइज ऑन द बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एजेंट है कोई प्रिंसिपल का तो उसको लेना पड़ेगा। सप्लायर्स अदर देन नोटिफाइड अंडर 95 हु सप्लाई थ्रू एन ईसीओ तो अदर देन द सप्लायर्स नोटिफाइड अंडर 95 हु सप्लाई थ्रू ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यानी कि ऑनलाइन अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह के थ्रू आप सेल कर रहे हैं तो वहां पर आपको लेना पड़ेगा। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस जो भी ईसीओज हैं जिनको टीसीएस कलेक्ट करना होता है तो वहां पर ईसीओज को लेना पड़ेगा। एवरी पर्सन सप्लाइंग ओआईडीएआर सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन तो ओआईडीआर सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम वगैरह हो गए ये जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा रिट्रीवल सर्विसेज होती हैं तो वो दे रहे हैं तो उनको यहाँ पर लेना पड़ेगा इंडिया के अंदर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि जिसको सर्विस के इनवॉइस आते हैं जो आगे फर्दर अपने ब्रांचेस को जो इनपुट ट्रांसफर करते हैं उनको आईएसडी कहते हैं तो वहां पर उनको लेना पड़ेगा। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस इन इंडिया ऑनलाइन कोई मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया के बाहर तो उसको यहाँ पर लेना पड़ेगा। पर्सन क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन के थ्रू प्रिस्क्राइब करेगी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं जो कि बोलता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर एक पर्सन अबव कंडीशंस में है उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अगर वो वॉलंटरीली यहाँ पर करवाना चाह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ले सकता है। Persons who are not otherwise required to obtain registration under Section 22 threshold limit or Section 24 mandatory registration categories to apply for the voluntary registration. Once one such person chooses to register, they are treated as same manner as any other registered person यानी कि उनको नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की तरह माना जाएगा। उनकी सारी टैक्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होंगी जैसे कि टैक्स इनवॉइस बनाना रिटर्न फाइल करना वो सब कुछ यहाँ पर नॉर्मली होगा। Voluntary registration can be beneficial for a businesses that although operating below the prescribed turnover limit wish to avail ITC expand their market to include GST
रजिस्टर्ड क्लाइंट्स और एनहांस देयर क्रेडिबिलिटी। तो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी तो बिजनेस की बढ़ती है अगर वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेता है, और जो हमारी सप्लाई की चेन है इनपुट की, वो भी यहाँ पर ब्रेक नहीं होती है। तो यहाँ पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कोई पर्सन यहाँ पर ले सकता है। सेक्शन 25 प्रिस्क्राइब करता है हमें प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का। अगर एक पर्सन है जो कि लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, तो इन एवरी सच स्टेट और यूटी इन विच ही इज सो लाइबल within 30 days of from the date on which he becomes liable to registration, यानी कि अगर उसकी मान लीजिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई है एक दिन में, तो उस स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर उसको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लेना पड़ेगा। A casual taxable person or NRTP in every state or UT in which he is liable at least 5 days prior to the commencement of business। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है, इनको 5 दिन पहले लेना पड़ेगा बिजनेस कमेंस करने से पहले। A person who makes supply from territorial waters of India in coastal state or UT which is nearest point to the appropriate base is located, यानी कि कोई टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर कोई सप्लाई हो रही है ओशन के अंदर, तो वहां पर जो नियरेस्ट कोस्ट है या यूटी है उसको देखा जाएगा, और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन लेगा 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल टू द रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर हमारा बहुत सिंपल है। पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी REG01 हम कॉमन पोर्टल पर भरेंगे। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर हमारा जनरेट होएगा, उसके अंदर हमने उसको यूज करके पार्ट बी फिल करना है, और फिर हमारा REG02 के अंदर हमारी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। फिर रूल 9 कहता है कि REG03 ऑफिसर इशू कर सकता है नोटिस फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन। कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर उसे मांगने हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कोई अटैच करे हैं जो कि उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो REG03 के अंदर नोटिस इशू करेगा। फिर हमें REG04 के अंदर 7 वर्किंग डेज के अंदर उसको रिप्लाई करना है। REG05 के अंदर अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री ना हुआ तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है हमारी एप्लीकेशन को। रूल 10 के अंदर क्या कहता है कि REG06 के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमारी जनरली 7 वर्किंग डेज के अंदर ग्रांट हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आधार ऑथेंटिकेशन हमने प्रॉपरली कर लिया है, और 30 डेज के अंदर हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगर आधार ऑथेंटिकेशन हमने या तो ऑप्ट नहीं करी, या फिर प्रॉपर ऑफिसर डीम फिट करता है टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन। तो अगर वो साइट वेरिफिकेशन करना चाह रहा है तो यहाँ पर 30 डेज के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। अब टीडीएस और टीसीएस के केस में रजिस्ट्रेशन कैसे होएगा? अगर जो पर्सन जिनको टीडीएस टीसीएस काटना है सेक्शन 51 के अंदर, तो वो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन इन फॉर्म REG07। REG06 के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि वो लाइबल नहीं है नो लॉन्गर टू डिडक्ट टीडीएस और टीसीएस, एंड ही मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म REG08। अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? अगर एक पर्सन जो है वो 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल टू रजिस्ट्रेशन वो एप्लीकेशन सबमिट कर देता है, तो इफेक्टिव डेट क्या होती है? जिस दिन वो लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर वो 30 डेज के बाद करता है फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, तो इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और एक चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर हमें जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर हमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इनवॉइसेस पे। हमें यहाँ पर रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उन सारे डेज के लिए जब रजिस्ट्रेशन से पहले हमने इनवॉइस इशू करा है, तो यहाँ पर हमें उनके लिए भी रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ता है और टैक्स हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। रूल 25 कहता है फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है? Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required after the date of grant of registration, he may such verification of the place of business done, and verification report along with other documents including photographs shall be uploaded in form REG30 on the common portal within 15 days of the date of verification। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रेमाइस हमें करना चाहिए, तो वो यहाँ पर करेगा और अपनी रिपोर्ट जो है फोटोग्राफ्स के साथ REG30 के अंदर वो कॉमन पोर्टल के ऊपर सबमिट करेगा 15 वर्किंग डेज के अंदर। Where the physical verification of place of business is required before the grant of registration in the circumstances specified in proviso to sub rule 1 of 9 of rule 9, proper officer shall get such verification of place of business done and the verification report along with
अदर डॉक्यूमेंट्स इन REG 30 के अंदर एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेड प्रोविजो। यानी कि अगर डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले वो चाहता है तो वो तब भी वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकता है, और 5 दिन पहले फ्रॉम द कंप्लीशन वो यहाँ पर REG 30 यहाँ पर सबमिट करेगा पोर्टल के ऊपर। तो ये हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है रूल 25 के अंदर। अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन जब हमें मिल गया तो उसके बाद हमारे रजिस्ट्रेशन के पोस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रूल 10A कहता है कि फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर मैंडेटरी है। Rule 10A of the CGST rule mandates furnishing bank accounts subsequent to the issue of the REG 06 certificate. Registered persons must provide bank account information on the common portal within 30 days from the registration grant and before filing of the R1 और यूटिलाइजिंग IFF whichever occurs earlier। यानी कि रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर या फिर R1 और IFF फाइल करने से पहले हमें बैंक अकाउंट को यहाँ पर सबमिट जरूर करना है पोर्टल के ऊपर। नॉन कंप्लायंस वुड कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन अंडर रूल 21 सब सेक्शन डी, sub rule D. The proper officer may suspend the registration and issue REG 31 notice with cancellation proceeding if deficiency remains uncured within 30 days। यानी कि अगर ये बैंक अकाउंट फर्निश नहीं करते हैं तो ये ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन भी यहाँ पर हमारा बन सकता है। The GSTN has also issued an advisory for taxpayers dated 23 जनवरी 2024 which mandates registered person to furnish bank account details within 30 days from the registration date or prior to submitting particulars of outward supplies in R1 और IFF। तो यहाँ पर GST की एडवाइजरी आई थी 23 जनवरी 2024 को, जिसके हिसाब से बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करना यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। लास्ट हमारा रूल नंबर 18 कहता है कि डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स एंड GSTIN ऑन द नेम बोर्ड। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट in the prominent location at his principal place of business and every additional place of business। हमारे जितने भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पर हमारा GST नंबर का बोर्ड यहाँ पर लगा होना चाहिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले द GST नंबर ऑन द नेम बोर्ड एग्जिबिटेड एट द एंट्री ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। तो एंट्री पर ही यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है, नेम बोर्ड है, उसी के साथ हमारा GST नंबर यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। So I hope that through this video you would have understood what are the basic concepts of GST registration। Thank you for watching everyone. I will see you in the next video.